इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च यानी NCDIR की ओर से जारी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के मुताबिक देश में कैंसर के 13,90,000 मामले आए हैं। भारत में पिछले 4 साल में कैंसर रोगियों की संख्या में करीब 10% का इजाफा हुआ है और आंकड़े बताते हैं कि अगले 5 साल में कैंसर के मामलों में 12% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह आंकड़ा 2025 तक 15,70,000 तक पहुंच सकता है और इस साल कैंसर प्रभावित पुरुषों की संख्या 6,80,000 जबकि महिलाओं की संख्या 7,10,000। 2025 तक पुरुषों में कैंसर के 7,60,000 मामले और महिलाओं में 8,10,000 मामले आ सकते हैं। तो समझेंगे आज अपने खास कार्यक्रम में कि ये कैंसर रोगियों की रफ्तार इतनी तेज क्यों दिख रही है, इसे रोकने के लिए तमाम प्रयास, उसके नतीजे क्या हैं और भविष्य में हमारे सामने विकल्प क्या हैं और किन रास्तों के जरिए हम कैंसर को हरा सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर प्रशांत माथुर हैं, डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च NCDIR से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर प्रशांत आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजय गोगिया हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ब्रेस्ट कैंसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एम्स से। डॉक्टर अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार हैं, एडवाइजर हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली। डॉक्टर संजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत में करना चाहूंगा डॉक्टर प्रशांत की जो आपकी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का बेस क्या है और कितना वाइड इसका डाटा है, कितने राज्यों का आप लोगों ने कवर किया जिसके आधार पर ये आंकड़े हमारे सामने हैं। धन्यवाद सचिन जी। ये रिपोर्ट जो है ICMR ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की स्थापना सन 1982 में करी थी, कुछ रजिस्ट्रीज के साथ, कैंसर रजिस्ट्रीज के साथ। वो आज बढ़ के हमारे पास करीब 36 पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज हैं और 236 हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज हैं। रजिस्ट्रीज जो है वो आंकड़े कैंसर के अस्पतालों से कलेक्ट करती हैं, जिनमें डेडिकेटेड स्टाफ जो है वो कलेक्ट करके उन आंकड़ों को हमको ट्रांसमिट करता है। हम नए कैंसर केसेस को एकत्रित करते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं और ये जानते हैं कि कितने कैंसर के मरीज ठीक हुए या नहीं ठीक हुए। ये आंकड़े हर वक्त कलेक्ट होते रहते हैं और इन आंकड़ों को हम एकत्रित करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर अगर यदि कोई दुविधा होती है तो उन रजिस्ट्रीज से जाके पूछते हैं। ये रजिस्ट्रीज जो है हमारी देश के कोने कोने में फैली हुई हैं। जो फर्क ये है कि पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री एक डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया को कवर करती है, ये पूरे स्टेट को नहीं कवर करती है। हमारे 36 में से केवल 4 ऐसी रजिस्ट्रीज हैं जो स्टेट को कवर करती हैं और वो 4 नॉर्थ ईस्ट में है। बाकी जो अगर आप देखेंगे रिपोर्ट में भी तो रजिस्ट्री का नाम से है, जैसे दिल्ली रजिस्ट्री है, मुंबई रजिस्ट्री है, बैंगलोर रजिस्ट्री है। तो इस तरह से जिन शहरों को या जिन कस्बों को या जिस एरिया को वो कवर करती हैं उसके नाम से वो रजिस्ट्री जानी जाती है। तो ये कुल मिला के हम करीब 10% भारतीय संख्या को कवर करते हैं इन रजिस्ट्रीज के थ्रू और ये हम 1982 से ये प्रयास कर रहे हैं और इसका विस्तार समय समय पे होता रहता है। ये आंकड़े जो इस रिपोर्ट में हैं, ये हमने 28 पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज और 58 हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज के डाटा के हिसाब से बनाई है। ये वो रजिस्ट्रीज हैं जिन्होंने कि 2012 से लेकर 2016 तक का कैंसर के आंकड़े पूरी तरह से हमें दिए, जिनमें गलतियां नहीं थी और एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ एनालिसिस पे करके तब हमने इनको पब्लिश किया है। ओके डॉक्टर प्रशांत, एक मेरा पॉइंट था कि थोड़ा सा मैं अगर आम दर्शकों के लिहाज समझना चाहूंगा, अगर मैं दिल्ली रजिस्ट्री की बात करूं तो क्या दिल्ली या उसकी परिधि, उसकी सीमा, उसके राज्य, उसके आसपास के इलाकों में आने वाले वो सभी हॉस्पिटल्स, वहां पर कोई भी मरीज किसी भी सरकारी या प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में गया है, अगर वो कैंसर पेशेंट है, वो नाम या उसका आंकड़ा उसमें दर्ज हो जाएगा या कुछ और प्रोसेस है? जैसे दिल्ली का आपने उदाहरण दिया, तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री है
वो पूरे अर्बन दिल्ली को कवर करती है। और दिल्ली में हमारे सैकड़ों हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्रीज भी चल रही है। जो मरीज दिल्ली का निवासी है, 1 साल कंटिन्यूअसली वहां रहता हो डायग्नोसिस से पहले, उसके आंकड़े उस रजिस्ट्री में, पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्री में हम इकट्ठा करते हैं। हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री में जो है, मरीज भारत के किसी भी कोने से आया हो, जो भी मरीज वहां इलाज के लिए आएगा, ये दोनों पब्लिक में भी है और प्राइवेट अस्पतालों में भी है, वो उसके आंकड़े हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री के थ्रू इकट्ठे किए जाते हैं। रिपोर्ट जो है इन दोनों तरह की रजिस्ट्रीज को मिला के बनाई जाती है, ताकि इनकी अलग अलग अहमियत को हम समझ सकें। ओके। डॉक्टर संजीव सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है कैंसर रोगियों की बढ़ने का, और जो भारत में अगर इस रिपोर्ट को हम बेस माने, और साफ तौर पर पिछले 4 साल में करीब 10% का इजाफा, अगले 5 साल में करीब 12% का इजाफा, ये काफी ज्यादा है वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड है, या उसके बराबर या उससे कम है? और इसकी रफ्तार बढ़ने के कारण क्या दिख रहे हैं? क्योंकि हाल के मैं देख रहा था करीब 1.5 से 2 दशक में बहुत ज्यादा रफ्तार दिख रही है केसेस बढ़ने की। डायग्नोज कर पा रहे हैं इसलिए नंबर आ रहे हैं, या वाकई ये समाज में या हमारे आम जनों के बीच में ज्यादा फैल रहा है? कविंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। पहले तो मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और प्रशांत जी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम हमने भारत में बनाया है, उससे हमें पता लग रहा है कि हम कैंसर के लिए किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे केसेस किस प्रकार बढ़ रहे हैं, और कौन कौन से केसेस हमारे देश में बाकी से अधिक हो रहे हैं। विश्व से अगर इसकी तुलना करें, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे भारत में, जैसे आयु लोगों की बढ़ रही है। आप अगर आंकड़ों पे नज़र डालें, 1 वर्ष में एक भारतीय, हम सब 4 महीने की आयु बढ़ रही है। पिछले लगभग 25 वर्ष में 10 वर्ष आयु बढ़ी है एक भारतीय की। तो वो 4 महीने एक तरह से प्रत्येक भारतीय की। और ये जो बीमारी है, ये हमारा जो एक्सपोजर जीवन भर में होता है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग करते हैं लोग, खाना ठीक से नहीं खाते, फिजिकल एक्टिविटी जितनी करनी चाहिए उस प्रकार से नहीं करते, तो उससे जो एक्सपोजर है, जो रिस्क है, वो बढ़ता जाता है। तो एक कारण तो वो है। दूसरा कारण हमारे यहाँ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, जैसे दिल्ली में हम लोग रहते हैं या काफ़ी आप में से भी रह चुके हैं। दिल्ली में जो 10 साल पहले पॉल्यूशन की स्थिति थी, आज वो स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। सरकार प्रयत्न कर रही है, पॉल्यूशन एक बड़ा फैक्टर हो गया है। सरकार टोबैको कंट्रोल, स्मोकिंग और खाने वाला टोबैको, उन सब के ऊपर भी कार्य कर रही है, पर वो भी एक बड़ा कारण है। हम खाना ठीक से नहीं खाते, वो बड़ा कारण है। तो अगर आप तुलना करें, पूरे विश्व में भी बढ़ रहा है, पर मेरी सोच ये है कि आपने जो 2 मुद्दे डाले, एक तो हमें पता लग रहा है, कैंसर रजिस्ट्री नहीं होती तो हमें पता ही नहीं लगता। एक तो कैंसर रजिस्ट्री से पता लगता है, और दूसरा इंडियन कैंसर सोसाइटी जैसी संस्थाएं हैं, वो लोगों में जानकारी दे रही हैं, लोगों में अवेयरनेस जनरेशन का काम काफ़ी हो गया है। पहले की अपेक्षा लोग जागरूक हो गए हैं। पहले पता ही नहीं लगता था, लोगों की मृत्यु हो जाती थी, वो कैंसर के कारण होती थी, वो कारण भी पता नहीं लगता था। तो दोनों कारण हैं, लोगों में जागरूकता भी आई है और सुविधाएं भी उपलब्ध हुई हैं उसके कारण। और आपने जो ट्रेंड बताया, मैं आपको ट्रेंड ले जाता हूं और पीछे 1990 और 2016 में ICMR के भागीदारी में एक रिपोर्ट आई थी, बर्डन ऑफ डिजीजेस, दुगने से ज्यादा बढ़ गया है, 118% के लगभग बढ़ा है कैंसर 1990 और 2016 के बीच में। तो ये जो ट्रेंड आ रहा है ना, आपने 5 वर्ष और 10 वर्ष का आंकड़ा दिया, और वो अगर हम पीछे जाएं तो 30 वर्ष पहले के आंकड़े से भी आप तुलना करें, बढ़ रहा है। और बहुत अच्छी बात है, प्रशांत जी के इंस्टीट्यूशन ने हमें दिखा दिया है कि 5 वर्ष में 12% और बढ़ेगा। और हम लोग इंडियन कैंसर सोसाइटी में प्रिवेंशन पे भी जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने घर में फर्श सुखाने के लिए पोछा लगाते हैं और सारे नल के आपने घर के ऑन कर दिए,
तो पोछा लगाते रहिए, सूखेगा तो कभी भी नहीं। तो जब तक आप उन नलकों को नहीं बंद करेंगे जहां से ये मरीज आ रहे हैं, प्रिवेंशन नहीं करेंगे, आप कैंसर की समस्या का निवारण नहीं कर सकते। तो बहुत आवश्यक है कि प्रिवेंशन पे भी जोर दिया जाए, और इंडियन कैंसर सोसाइटी जैसी संस्थाएं इसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकती हैं। मैं रोकने के कदमों और आगे के चैलेंज पर आऊं उससे पहले थोड़ा सा मैं और समझना चाहूंगा जो मौजूदा हालात हैं। और डॉक्टर अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये ट्रेंड बता रहे हो, जैसा कि कहा भी सचिव सर ने कि अगर 1990 से हम और 2015-16 के आंकड़ों को देखें तो ये रफ्तार काफी ज्यादा है। क्या प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूं कि अगर पूरे भारत में देखूं, प्राइमरी लेवल पर इसके डायग्नोस या इसके बारे में अवेयरनेस हॉस्पिटल या जो सेंटर्स हमारे हैं वहां पर कितनी है, और अगर वहां पर बढ़ती है तो हमें ये नंबर्स ज्यादा मिल सकते हैं, हम अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं? एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर का जो अभी ICMR का डाटा है उसमें जो एडवांस डिजीज हैं, बहुत मेटास्टेसिस एंड आप शुरू कीजिए, आपकी आवाज थोड़ी सी स्टार्टिंग में लैप्स हो गई जी, कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ जी सर, अगर हम ICMR के डेटा को देखें रिगार्डिंग सपोज एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस हैं जो लोकली एडवांस और एडवांस हैं उनकी संख्या अप्रोक्सीमेटली 60% है, जो वेस्टर्न पॉपुलेशन में अराउंड 10% है। मतलब भारत में या दिल्ली के एरिया या पूरे भारत में वो केसेस थोड़े एडवांस स्टेज में हैं। ये एडवांस स्टेज हम बचा सकते हैं अगर हम प्राइमरी केयर सेंटर में फैसिलिटी बढ़ाएं फॉर स्क्रीनिंग और सर्विलेंस और डिटेक्शन रेट। सपोज हम प्राइमरी लेवल पे अगर हम स्क्रीनिंग अच्छे रखें, अगर स्क्रीनिंग की जगह अगर मैमोग्राफी अवेलेबल नहीं भी हो पाती है तो हम डॉक्टर्स को ट्रेन करें कि कोई भी सपोज ब्रेस्ट लंप आता है उसको हम अच्छे से उसको टारगेट करें, बाय FNAC बाय किसी मीन से टारगेट करें ताकि हमें पता लग पाए कि वो बिनाइन लीजन है या मैलिग्नेंट लीजन है। अगर वो मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस लीजन है तो उसको इमीडिएटली किसी अच्छे हॉस्पिटल में हम रेफर कर सकते हैं फॉर द मैनेजमेंट। सो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो प्राइमरी लेवल पे ही है कि हम कितने पेशेंट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं प्राइमरी लेवल पे। इसलिए भारत में जो संख्या है ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसका एक रीज़न ये है कि थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ रही है। डेफिनेटली यस, भारत सरकार के कुछ प्रोग्राम है उसके तहत अवेयरनेस और स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। और नंबर सेकंड, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने प्रीवियसली बोला, एज भी बढ़ रही है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये है कि हम प्राइमरी लेवल पे स्क्रीनिंग करें और ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस को डिटेक्ट करके उसको सही जगह पहुंचाएं ताकि अच्छा मैनेजमेंट हो पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम जल्दी स्क्रीन करते हैं, जल्दी स्टेज में पकड़ते हैं तो उसका आउटकम भी अच्छा होता है, उसका जीने की संभावना और सर्वाइवल भी उतना ही अच्छा होता है अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ें। तो डेफिनेटली यस, प्राइमरी लेवल पे पकड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वजह से कैंसर की संख्या बढ़ भी रही है। डॉक्टर अजय, क्योंकि आप लोग जो देश के सबसे चुनिंदा बहुत ही अहम संस्थान माने जाते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से, उस पर आप काम कर रहे हैं, इस लेवल पर जब केसेस आते हैं आपका अनुभव वो ज्यादातर सेकेंडरी या थर्ड लेवल के होते हैं या प्राइमरी लेवल के? और दूसरा ये कि क्या वाकई जो पेशेंट पहुंचता है उसके लिए अर्ली डिटेक्शन कितना आसान या मुश्किल दिखता है जब वो आपके सामने बताता है कि कितने लंबे समय से वो इससे ग्रसित है, परेशान है, या उसकी डिटेक्शन कब हुई, यानी कि किस फेज में उसको पता चल पाता है? जैसे आपने बोला, जैसे हम एम्स जैसे सरकारी टर्शरी केयर सेंटर में हैं और उसमें जो पेशेंट आता है वो बहुत लेट प्रेजेंटेशन होता है। आई मीन टू से जो आता है, मैंने जैसे बताया था, हमने डाटा भी अभी पब्लिश किया है, तो उसमें 70% वो लोकली एडवांस या कैंसर फैला होता है। तो ऐसे केसेस में हमारा जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं हो पाता है कई बार जितना हम अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेज में आता है, यूजली हमारे यहाँ 20% कैंसर फैला हुआ होता है, 50% जो होता है कैंसर बहुत बड़ा होता है जो नोडल स्प्रेड होता है, और खाली 20% केसेस में ही अर्ली स्टेज में कैंसर आता है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि इतने लेट क्यों आए आप और क्या रीज़न रहा इतना लेट आने का हमारे हॉस्पिटल में, तो उनके 3 ही रीज़न मोस्ट कॉमन रहते हैं। नंबर 1, किसी ने उनको बताया ही नहीं कि ये कैंसर है और आप जाइए। नंबर 2, कि उनको पता है कि कैंसर है बट कई बार सोशल
टैबूज या सोशल इनिबिशन की वजह से वो नहीं आ पाते हैं। एंड नंबर थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैंसर उनको पता लग जाता है सपोज, उसमें वो आने में ही उसको कैंसर को वो इतना लाइटली लेते हैं कई बार कि वो बढ़ता बढ़ता धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और जब बहुत बड़ा हो जाता है तब उनको लगता है कि अब हमें आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल या बड़े सेंटर, कैंसर सेंटर जाना चाहिए। और रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर, कई बार महिलाओं में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस होती नहीं है, या महिलाएं जो अर्बन, यूजली जो रूरल एरिया की होती हैं, उनको अवेयर नहीं होता है कि ब्रेस्ट कैंसर इतना इम्पोर्टेंट है, ब्रेस्ट लम्प को इतना इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन आती है वो रूरल की 70% है, तो उनको अवेयरनेस ही नहीं होती है कि ब्रेस्ट लम्प को कितना सीरियसली लेना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ दैट कि उनको पता होता है ये कैंसर है। ओके डॉक्टर प्रशांत, आप लोग जो ये रिपोर्ट आप लोग सामने लेकर आए और लाते रहते हैं वक्त वक्त पर, थोड़ा सा मैं इसको अगर और इसके डिटेल में जाना चाहूँ कि कोई इसमें कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हों कि शहरी इलाकों में ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, या ग्रामीण भारत में ज्यादा बढ़ रहे हैं, या मेट्रोज में ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसा कि संजीव सर ने कहा कि जो पॉल्यूटेड सिटी हम मानते हैं वहां पर कुछ इस तरीके के आंकड़े ज्यादा हैं, कुछ इस तरह का डिफरेंशिएशन अगर कहीं नजर आया हो? हमारी जो 28 पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्रीज का डाटा आप देखें, उसके रिजल्ट जो रिपोर्ट दिए हैं, आपको समझ में आएगा कि भारत एक देश नहीं है, कई देश हैं इसके अंदर। आप पुरुषों में देखेंगे तो इसका जो रेट है वो 159 से लेके और 39 तक जाता है, यानी कि आइजवाल डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में जो है वहाँ पे, और ओस्मानाबाद बीट महाराष्ट्र में 4 गुना का फर्क है रेट में। इसी तरह से महिलाओं में भी पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में और ओस्मानाबाद बीट में 4 गुने का फर्क है। इससे ये भी समझ में आ रहा है जो छोटे शहर हैं, जो मेट्रोज नहीं हैं, उनमें अभी उतना नहीं दिख रहा जितना कि बड़े शहरों में दिख रहा है। ओके हमारी रजिस्ट्रीज में अभी ग्रामीण रजिस्ट्री कम है, लेकिन अगर उनमें भी देखें तो ये फर्क, ये ग्रामीण से छोटे शहर से बड़े शहर और बड़े शहर से मेट्रो की तरफ रेट बढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदलते हैं, जैसे जीने के तरीके बदल रहे हैं, एक्सपोजर, रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं, कैंसर के रेट भी बढ़ेंगे। दूसरी चीज, कोई जना ये ना सोचे कि वो गांव में है, छोटे शहर में है, पहाड़ी इलाके में है तो वहां कैंसर नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका पूरे देश में सबसे आगे है कैंसर में, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां पे सुविधाएं नहीं है। तो कोई सोचे कि नॉर्थ ईस्ट प्राइमरीली उसमें बहुत ज़्यादा खुलापन है, प्रदूषण कम है, लोग कम हैं, स्वस्थ होंगे, चलते फिरते ज़्यादा हैं बाकी शहरों के हिसाब से, लेकिन फिर भी कैंसर के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जब तक हम आंकड़ों को ढंग से देखेंगे नहीं, बहुत सी गलतफहमियां हमारे मन में रहेंगी, और हम उन गलतफहमियों के चक्कर में रह के हम सोचते हैं कि शायद कैंसर इस जनता को या इस जनसंख्या को नहीं होगा, जबकि जहां जहां हम नाप रहे हैं वहां वहां कैंसर है। तो ये फर्क इस रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरह आता है। दूसरा फर्क जो है वो कैंसर बहुत तरह के होते हैं, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, सर्विक्स कैंसर हो। ये हमने अभी जो डॉक्टर अजय ने बताया, बिल्कुल हमारा रजिस्ट्री रिपोर्ट कम से कम आधे से 3/4 कैंसर लेट स्टेज में पहुंचते हैं, और जो कैंसर पेशेंट बड़े शहर में रह रहे हैं उनको फिर भी सुविधाएं मिल जाती हैं। जो गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में है, उनको बड़ी सुविधा कैंसर ट्रीटमेंट तक पहुंचने में जो दिक्कतें इन्होंने बताई वो हैं, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा कारण है कि हम इतना लेट स्टेज ऑफ कैंसर देखते हैं कि उसका इलाज करना, उस मरीज का जीवन
कंटिन्यू रहना, उसका सर्वाइवल बहुत ही, उसके आंकड़े कम होते चले जाते हैं। तो ये फर्क है, और जितना हम उसको जल्दी उस फर्क को पहचाने और उस पर कार्य करेंगे, उतना ही हमें लाभ उठेगा। मैं सर थोड़ा सा अवेयरनेस के लिहाज से अगर कहूँ, मॉडर्न रिसर्च और जो नए मैं कहूँ कि तकनीक आ रही हैं, अगर आम पब्लिक के लिए हम कहें कि जो कॉमन टेस्ट हैं वो क्या हो सकते हैं, चाहे उसे आशंका हो या इनिशियल लेवल पर कोई भी शख्स चाहता हो कि उसके कोई डाउट है वो खत्म हो जाएं, क्या बेसिक कैंसर को लेकर टेस्ट हैं जो हमारे इंडिया में हो सकते हैं, जिसका लाभ हमारी आम पब्लिक ले सकती है? जी, आपने बहुत आवश्यक प्रश्न उठाया है। भारत सरकार ने लगभग 3 वर्ष पहले एक कार्यक्रम प्लान किया था जो कि अब चल रहा है। 100 जिलों में शुरू हुआ था, अभी उसको और लेकर के जा रहे हैं। उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम जो गांव के स्तर पर कार्यकर्ता, उनको इन्वॉल्व किया। तो उसमें 5 कंडीशन रखी थी। डायबिटीज और हाइपरटेंशन को अगर छोड़ दें तो बाकी 3 कॉमन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, 2 स्त्रियों के कैंसर और एक कैंसर जो दोनों स्त्रियों और पुरुष में होता है, पुरुष में ज्यादा होता है, वो शुरू किया है। उसका बहुत ही एक आम व्यक्ति को समझ में आने वाला एक क्वेश्चनेयर बनाया। वो प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक व्यक्ति उन प्रश्नों को समझता है, उनसे इनको जल्दी लक्षण पकड़े जाते हैं और उसकी जो जांच है वो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर वो जांच की जा सकती है। तो इस दिशा में काफी कार्य हो रहा है। उसको स्केल अप करने की आवश्यकता है ताकि पूरे देश में वो कार्यक्रम चले और लोगों में इन चीजों की जानकारी बढ़े और जो सबसे लोगों के पास काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हों। और अजय जी ने जैसे बताया, तब हम जल्दी से केसेस को पिक कर पाएंगे, उनका खर्चा भी कम होगा क्योंकि जल्दी इलाज हो जाएगा, पूरा इलाज हो जाएगा, जड़ से ही कैंसर खत्म हो जाएगा। लेट जब शरीर में फैल चुका होता है तो उसे तो पेलिएटिव केयर ही दी जाती है। डॉक्टर अजय, मॉडर्न मैं कहूँ कि तकनीक के सहारे दुनिया भर में या कहीं पर भी कुछ इस तरीके के टेस्ट, जैसे हम ब्लड के जरिए बहुत सारी बीमारियों का पता कर लेते हैं, क्या हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ इस तरह के टेस्ट डेवलप कर पाए हैं, उसकी दिशा में काम हो रहा है? तो स्पेसिफिक कैंसर को लेकर हम अगर फ्यूचर में अवेयर होना चाहें या पता करना चाहें कि हमारी बॉडी में इस तरह का कैंसर है या हो सकता है? सर, बहुत सारे जो कैंसर टेस्ट हैं जो ब्लड को लेके या यूरिन सैंपल को लेके या सलाइवा को लेके हो रहे हैं, बट अभी बहुत ज्यादा उनका वैलिडेशन हुआ नहीं है। लेकिन सबसे जो कॉमन टेस्ट आजकल बहुत पॉपुलर है और काफी उसका एविडेंस भी आ रहा है, लेकिन वैलिडेशन जैसे मैंने बोला अभी तक हुआ नहीं है, वो है लिक्विड बायोप्सी। लिक्विड बायोप्सी से आप ब्लड के अंदर के सैंपल को लेके या हम छोटे से टुकड़े को, किसी कैंसर के छोटे से टुकड़े को लेके उसको बहुत अच्छे एनालाइज कर सकते हैं, उसमें आरएनए और डीएनए के सीक्वेंस को देख सकते हैं, उसको लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बोला, ये अभी तक वैलिडेटेड नहीं हुआ है। जैसे सपोज लंग कैंसर होता है, लंग कैंसर जब कई बार पेशेंट बहुत सिक होता है तो उसमें बायोप्सी करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम ऐसे केसेस में केवल छोटे से टुकड़े, एफएनएसी जिसको छोटा सा एक बोलते हैं, और ब्लड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसको कौन से टाइप का लंग कैंसर है, ताकि उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करें। तो ये अभी रिसेंट एडवांसेस हो रहे हैं जिसको लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, बट 3-4 साल लगेंगे उनको अच्छे से वैलिडेट होने में। लेकिन जो आपका एक जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितने हमारे जैसे जो भी आईसीएमआर डाटा के अकॉर्डिंग 27% ऑफ द कैंसर इज टोबैको रिलेटेड कैंसर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें उस चीज को एड्रेस करना चाहिए जो प्रिवेंशन में हेल्प करें। जैसे प्रीवियस हमारे एक्सट्रीम एक्सपर्ट ने बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन एनीथिंग एल्स। तो जो उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया नल वाला, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे भारत में कैंसर है, सपोज मेल्स में देखिए लंग एंड माउथ है, दोनों के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर टोबैको एंड स्मोकिंग है। अगर आप फीमेल में देखें, ब्रेस्ट और सर्विक्स हैं, तो उसमें जो ब्रेस्ट कैंसर का अल्कोहल के साथ एसोसिएशन है, सर्विक्स का इन्फेक्शन के साथ एसोसिएशन है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि हम जो उसके रिस्क फैक्टर है, जैसे टोबैको रिलेटेड फैक्टर्स हैं, सेकंड इन्फेक्शन रिलेटेड
रिस्क फैक्टर हैं, उनको एड्रेस करें और प्री कैंसरस लीजन को जल्दी पकड़ें, रादर देन जब पूरा कैंसर फैल जाए तब उसको एड्रेस करें। तो अभी कुछ आपका जो सेकंड क्वेश्चन, जो अभी कुछ टेक्निक्स ऐसे हो रहे हैं, जैसे CS सर्विक्स में हम कुछ नए टाइप के टेस्ट हो रहे हैं, ताकि पैप स्मीयर में ही हम पता लगा सकते हैं कि ये आगे इसकी संभावना कितनी है। हम ब्रेस्ट कैंसर में कुछ सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA एक टेस्ट होता है, उससे भी पता लगा सकते हैं कि ऐसे में कितना ट्यूमर बर्डन है। बट ये सारे टेस्ट अपकमिंग है, तो हो सकता है 3-4 साल में बहुत अच्छे टेस्ट आए। ओके डॉक्टर प्रशांत, मैं आखिर में आपसे 2-3 आम पब्लिक के नजरिए से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं उस पर जानना चाहूंगा। पहला ये कि हम, क्योंकि अलग अलग तरह की भ्रांतियां भी हैं खान पान को लेकर, कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर बदलते हैं, आप बहुत हाई इम्यूनिटी का खाना खाते हैं तो आप उस तरह के किसी भी तरीके के कैंसर से बच सकते हैं। ये कितना सच है या झूठ है? दूसरा ये, एक जो समाज में अभी भी क्या इस तरह के कोई आंकड़े निकल रहे हैं कि कैंसर को लेकर अभी भी सोसाइटी में या फैमिली में थोड़ी सी नेगेटिव सोच उस तरह की लगती है, लोग थोड़ा सा अभी भी डरते हैं कि बताने में या चेक कराने में इसे लेकर? और तीसरा ये कि क्या कैंसर के बाद, यानी कि अगर एक बार वो सही हो जा रहा है, वापस जो आ जाता है कई बार कैंसर, उस तरह के केसेस क्या हमारे देश में कम हुए हैं पहले से, या उनकी संख्या भी कुछ बढ़ी है? धन्यवाद सचिन जी इन सवालों के लिए। हमारे देश में कैंसर को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत तरह की अफवाहें चलती हैं, जिनकी वजह से देर होती है। खान पान उसमें सबसे अहम है। सिंपल सी बात यह है कि यदि हम अपना निजी भोजन, जिसे हम कल्चरली एक्सेप्टेबल समझते हैं, उसे खाएं नियमित तौर से, जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया उसके हिसाब से चलें, व्यायाम करें, खुली हवा में रहें, सिगरेट, तंबाकू और शराब को बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई मात्रा का सवाल ही नहीं है, थोड़ी सी और ज्यादा में है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही ना है। और मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियों को नियंत्रण में रखें तो हम काफी हद तक कैंसर से बचाव कर सकते हैं। ना कि कैंसर हो, लेकिन अगर हो भी तो वो बढ़े ना, क्योंकि अगर ये चीजें होती हैं तो कैंसर के मरीज का इलाज भी फर्क पड़ता है, दवाइयों का इलाज में फर्क पड़ता है, सर्जरी में फर्क पड़ता है, रेडियोथेरेपी में फर्क पड़ता है, आउटकम में, जिसको कि और कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं। दूसरा जो सवाल आपका है कि लोग अभी भी ये समझते हैं कि कैंसर एक मजाक है, जाते नहीं है, तो कैंसर को लेके स्टिग्मा बहुत जबरदस्त है, खासतौर से महिलाओं में, जो कि इस कैंसर को लेके, पहली बात तो वो महिला जैसे ब्रेस्ट कैंसर की अगर उसको पता भी चलता है कि उसको कोई गांठ महसूस हो रही है या कोई डिस्चार्ज है, तो वो उसको छुपा जाती है कि वो ये समझती है कि शायद ये उसकी गलती है, उसकी तरफ से कोई कमी है। वो ये नहीं समझती है कि इस चीज को हमें मेडिकल कंसल्टेशन करना चाहिए। पहली बात तो वो समझे, दूसरी बात परिवार वाले समझे और वो वहां तक पहुंचे। पहुंचने के बाद भी जो जांच होती है और जो डायग्नोसिस बनती है उसको हम एक्सेप्ट करें। आधे जो कैंसर के मरीज हैं वो डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको विश्वास नहीं होता कि ये कैंसर है। उस भ्रम में वो कम से कम कई डॉक्टरों को, कई अस्पतालों में देश के भिन्न भिन्न भाग में जाते हैं, तो एक डायग्नोसिस होने में ही काफी समय निकल जाता है। फिर सवाल आता है इलाज का, फिर रायों का एक सिलसिला शुरू होता है, कौन सा अस्पताल, प्राइवेट में, मेरे घर के पास, इस शहर में, उस शहर में। इन सब चीजों को जब मिला जुला के देखते हैं तो कैंसर का इलाज शुरू होने में ही देर हो जाती है और कैंसर रुकता नहीं। एक बार जब बढ़ना शुरू होता है तो वो फिर बढ़ता है। तो इस वजह से जो है हम बहुत देर कर देते हैं कैंसर के मरीज हम तक आए और उनका ढंग से इलाज हो और उनके जीवन में एक
कुशलता आए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सही समय पर अगर पकड़ी जाए तो हम बिल्कुल 100% क्योर कर सकते हैं। हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन का क्योर नहीं कर सकते, लेकिन कैंसर का क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वक्त कम है लेकिन बहुत एक अच्छी चर्चा आप तीनों के साथ हुई और उम्मीद करता हूं कि कैंसर को लेकर जो देश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनको जो रोकने के प्रयास हैं वो तभी सफल होंगे जब व्यक्ति के तौर पर हम, परिवार के तौर पर और समाज के तौर पर हम जागरूक होंगे और कैंसर को दूसरी बीमारियों की तरह ही देखते हुए कैंसर